नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वक्त में। जब हमारे देश में करप्शन की जड़ें, भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है, राजनेताओं से लेकर ब्यूरोक्रेट और तमाम किसी भी दफ्तर में चले जाएं आप, वहाँ पर बिना कुछ नोट लिए, बिना कुछ ऊपरी खर्चा लिए कोई काम नहीं होता है। तो सवाल ये है कि हमारी जो टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी किताबें हैं, अगर हम अपने छात्रों को ये पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें शिक्षित करना चाहते हैं देश के भ्रष्टाचार के बारे में, तो सिर्फ न्यायालय के भ्रष्टाचार की बातें 8th क्लास की सोशल साइंस की किताबों में क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। और शायद इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की किताबों में जिस तरह से जुडिशरी में भ्रष्टाचार को लेकर चैप्टर डाला गया था, उसको लेकर काफ़ी कड़ी आपत्ति जताई है और एक तरह से सरकार और सुप्रीम कोर्ट में मुठभेड़ यानी कि ठन गई है। और ढेर सारे एनालिस्ट, ढेर सारे विश्लेषक ये सवाल उठा रहे हैं कि भ्रष्टाचार और सुप्रीम कोर्ट के जो भ्रष्टाचार है या न्यायालयों में जो भ्रष्टाचार है, उसकी पढ़ाई क्यों नहीं होनी चाहिए टेक्स्ट बुक में। लेकिन उसके समानांतर जो काउंटर आर्गुमेंट है कि अगर पूरे देश भर में भ्रष्टाचार है, तो सिर्फ न्यायालयों के भ्रष्टाचार की पढ़ाई क्यों किताबों में होनी चाहिए। तो इस मुद्दे को हम समझते हैं आज के एपिसोड में। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें। सवाल ये है कि जब ये खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी, यानी कि 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर छपी, उसके बाद से लगातार सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो कॉग्निजेंस इस खबर का लिया और अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल आर्गूमेंट करने के लिए खड़े हुए, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने इस केस को सू मोटो कॉग्निजेंस ले लिया है। और उसके बाद जब अगली सुनवाई हुई आज के दिन, तो उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से, हालांकि उससे पहले कल की रात ही एनसीईआरटी ने इसके लिए क्षमा मांग ली थी। एनसीईआरटी ने बाकायदा ये कहा कि उनसे गलती हुई है और वो एक सिर्फ न्यायालय प्रणाली और जिस तरह से जुडिशरी है उसकी फंक्शनिंग और उसकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर छात्रों को पढ़ाना चाहते थे। लेकिन एनसीईआरटी के क्षमा मांगने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट जो था इस खबर पर या इस मुद्दे पर एक तरह से एनसीईआरटी को बेल आउट देने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद तुषार मेहता जो सरकार की तरफ से पेश हुए, तुषार मेहता ने भी माफ़ी मांगी। तुषार मेहता ने कहा कि जो 2 ऑफिसर या 2 व्यक्ति जो जिम्मेदार हैं, इसके लिए उन्हें सरकार दंडित करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन बातों से, इन तर्कों से सहमत नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आपने गोली चला दी है और पूरी अब न्याय व्यवस्था में यानी कि जुडिशरी ब्लीड कर रही है। एक तरह से ये उनके शब्द थे सुप्रीम कोर्ट के। तो सवाल ये है कि आखिर क्या न्यायालय ने, जुडिशरी ने इस केस को प्राइमा फेसी बहुत ज़्यादा दिल पे ले लिया, या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार है या जुडिशरी में भ्रष्टाचार है, क्योंकि आप जानते हैं कि छोटी जो टर्शरी के लेवल के जो न्यायालय हैं, वहाँ पे तो भ्रष्टाचार की इंतहा है। आप किसी भी जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट, वहाँ से कई बार जर्नलिस्टों ने इस तरह की स्टोरी की है कि उन्होंने किसी राज्य के मुख्यमंत्री के नाम, किसी मंत्री के नाम पैसे देकर वारंट इशू करा दिए हैं। तो अगर पैसे से किसी मुख्यमंत्री के नाम वारंट हो सकता है, किसी सम्मानित व्यक्ति के नाम पे वारंट हो सकता है, और इससे पहले कुछ जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरह से भ्रष्टाचार के ऊपर स्टिंग ऑपरेशन भी किया था, हालांकि वो स्टिंग ऑपरेशन जारी नहीं हो सका। तो कोर्ट में भ्रष्टाचार है, इससे कोई डिनाई नहीं करता। जो अलग अलग लेवल के न्यायालयों की जो स्ट्रक्चर है, वहाँ पर किस तरह से सेटलमेंट होता है, यहाँ तक कि दबी जुबान में जो बातें कही जाती है। अभी तो जस्टिस वर्मा का केस ऑलरेडी इम्पीचमेंट के लिए पड़ा हुआ है कि किस तरह से नोटों के भंडार उनके घर से मिले थे, और इसके अलावा किस तरह से सरकार और कोर्ट में कहीं ना कहीं गिव एंड टेक होता है। ये सब बातें दबी जुबान में कही जाती है। तो वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को क्या आपत्ति है भ्रष्टाचार की कहानी अगर 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाई जाए तो। लेकिन इसका जो काउंटर आर्गुमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, जो सुप्रीम कोर्ट का आर्गुमेंट है कि देश में एक तरह से इकलौती संस्था जो है जिसके ऊपर अभी भी लोगों का बाई एंड लार्ज ट्रस्ट है। लोगों को लगता है कि अगर कहीं से भी सुनवाई नहीं होगी, कहीं से भी सेडिशन के चार्ज में आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा और कई साल आप जेल में पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, तो वहाँ पर कोर्ट ही एक ऐसी संस्था है जहाँ पर अंतिम सुनवाई होती है। और आपने देखा कि हाल के वर्षों में जिस तरह से अलग अलग मामलों में जिस तरह से
आप चाहे लिंचिंग का मसला हो, किस तरह से किसी व्यक्ति को धार्मिक उन्माद के नाम पर या फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया गया है या फिर सेडिशन के मामले हो, इस तरह से लोगों को परेशान किया जाता है व्यक्ति की स्वतंत्रता और अलग अलग लिंचिंग के मामलों में। तो वैसी स्थिति में कोर्ट एक फाइनल डेस्टिनेशन होता है जहां से न्याय की उम्मीद होती है। अगर कोर्ट के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, ठीक है जुडिशरी में भ्रष्टाचार है, लेकिन अगर पूरी जुडिशरी को उस तरह से ब्लेम किया जाएगा कि जुडिशरी भ्रष्ट है और वहाँ पे भ्रष्टाचार के इतने मामले हैं, इतने केसेस पेंडिंग हैं, तो एक ऐसी संस्था जिसके ऊपर लोगों का अभी भी विश्वास है, ट्रस्ट है, उसकी साख एक तरह से खत्म करने की ये कोशिश तो नहीं है। और खास करके उस चैप्टर में दो जो इंसिडेंट गिनाए गए थे वो बहुत ही, जिसको कहते हैं टारगेटेड तरीके से जुडिशरी की इमेज खराब करने के लिए ही गिनाए गए थे। पहला था कि जुडिशरी ने किस तरह से जो आईटी एक्ट की धारा को स्क्रैप किया था उसका जिक्र था, और दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जिक्र था। दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों मामलों में, एक जिसमें कि जिस तरह से आईटी एक्ट में चार्जेस एडिशन के लगाए जाते हैं और किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, और दूसरा किस तरह से जो इलेक्टोरल बॉन्ड का केस था, पूरी जो कहानी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप किया। उन दोनों मामलों का उसी चैप्टर में जिक्र करके बच्चों से ये पूछना कि आपकी राय क्या है, तो जब बच्चे और टीचर ये डिस्कस करेंगे तो निश्चित रूप में उसमें और भी बातें आएंगी, और उन बातों में ये बात आएगी कि सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार किस तरह से या फिर हाई कोर्ट में किस तरह से भ्रष्टाचार की इंतहा है। और इसमें सवाल ये भी है कि अगर भ्रष्टाचार हमारे देश में है और भ्रष्टाचार निचली इकाई से ऊपरी इकाई तक है, क्या हम उन भ्रष्टाचार का जिक्र किताबों में क्यों नहीं करते? जब हमारे मुख्यमंत्री अडानी या अंबानी के प्लेन में यात्रा करते हैं तो क्या वो चैरिटी के लिए वो अपना प्लेन देते हैं उन मुख्यमंत्रियों के लिए, उन राजनेताओं के लिए, या अलग अलग कॉरपोरेट घरानों के जो हेलीकॉप्टर और प्लेन में राजनेता फ्री की यात्राएं करते हैं, तो क्या वो उद्योगपति फ्री की चैरिटी उन उद्योगपतियों को देते हैं या उसके एवज में किकबैक में कुछ और काम होते हैं? उन भ्रष्टाचार के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? अगर हमें जनता को शिक्षित करना है, उन्हें अवेयर करना है और हमें उन्हें इस स्थिति तक पहुंचाना है कि वो देश में जो कुछ भी चल रहा है समसामयिक उसके बारे में जाने, तो उनको उन भ्रष्टाचारों की कहानी क्यों नहीं पढ़ाई जानी चाहिए? क्यों उन्हें नहीं पता होना चाहिए कि किस तरह से जो अलग अलग राज्यों में भ्रष्टाचार की कहानियां हैं, अलग अलग नेता अलग अलग समय पर जेल गए हैं भ्रष्टाचार के मामलों में, उनके जो बड़े केसेस हैं उनको पढ़ाया जाना चाहिए। वैसे ही ब्यूरोक्रेसी का जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए। निचले स्तर पे एडमिनिस्ट्रेशन में जो भ्रष्टाचार है, आप अगर कोई भी प्रमाण पत्र बनाने जाएं उसके लिए पैसे लगते हैं, उन सब का भी जिक्र सोशल साइंस की किताबों में होना चाहिए। और छात्रों को ये जानना चाहिए कि हमारे देश में भ्रष्टाचार की सीमा किस लेवल से शुरू होती है और किस सीमा तक पर ख़त्म होती है। हमारे यहाँ तो आपने देखा कि किस तरह से सांसद निलंबित हुए हैं सवाल पूछने के बदले में पैसे लेने के लिए। हमारे यहाँ जो मिनिस्टर हैं वो जेल गए हैं भ्रष्टाचार के केसेस में, मुख्यमंत्री जेल गए हैं भ्रष्टाचार के केसेस में। तो इन सारे मामलों का जिक्र होना चाहिए, छात्रों को अवेयर होना चाहिए। शायद ये काउंटर आर्गूमेंट है कि सिर्फ आप सेलेक्टिव होकर एक जुडिशरी के भ्रष्टाचार को नहीं पढ़ा सकते, जुडिशरी के बारे में उनकी इमेज को खराब नहीं कर सकते। अगर आप होलिस्टिक तरीके से पूरे देश में भ्रष्टाचार के बारे में छात्रों को बताना चाहते हैं, उन्हें सेंसिटाइज करना चाहते हैं, तो हर एक जो आम है, चाहे एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, उन सब के भ्रष्टाचार के बारे में उन्हें पता होना चाहिए, उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। सवाल इसका भी है कि किस तरह से हम इतिहास की किताबों में छेड़छाड़ करते हैं, किस तरह से हम जो सोशल साइंस की किताबों में हैं वो अपने नैरेटिव के हिसाब से, जब कम्युनिस्ट या फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी वो अपने हिसाब से, एजेंडे के हिसाब से उन किताबों में अपने एजेंडे के हिसाब से उन टेक्स्ट बुक में चेंज करते थे, और जब अब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी अपने ही एजेंडे के हिसाब से उन टेक्स्ट बुक में उन बातों को पढ़ाती है या उन बातों को शरीक कर रही है जो उनके पॉलिटिकल एजेंडे को पूरा करता है। तो सवाल है कि हिस्ट्री की किताबों को, सोशल साइंस की किताबों को पॉलिटिक्स से अलग होना चाहिए। उन्हें राजनेता तय नहीं करें, वाइस चांसलर व्हाट्सएप ग्रुप पे ट्वीट न करें
और उसी तरह से जजेस और एडवोकेट और तमाम जो सोसाइटी के अलग अलग ऐसे सम्मानित लोग हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए अलग अलग मामलों पर उन्हें ट्वीट न करवाया जाए, ओपिनियन न बनवाया जाए, क्योंकि वो एक जनमानस को प्रभावित करने का, एक पॉलिटिक्स करने का वो एक आसान तरीका बन गया है। तो शायद इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जो नाराज़गी है, जिस तरह से उन्होंने एजुकेशन सेक्रेटरी को नोटिस इशू किए हैं, एनसीईआरटी के डायरेक्टर को नोटिस इशू किए हैं, और सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस केस की तह तक जाना और जो पॉलिटिकल मोटिव है उस तक जाना, क्योंकि जिस तरह से इस पर रिएक्शन आ रहे हैं, अलग अलग जो एनालिस्ट हैं, क्रिटिक्स हैं, उनके जो रिएक्शन आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी के भ्रष्टाचार पे लोग नकेल कसना चाहते हैं। बाकी जो देश में जो भ्रष्टाचार है, एडमिनिस्ट्रेशन का भ्रष्टाचार है, ब्यूरोक्रेसी का भ्रष्टाचार है, जो पॉलिटिकल करप्शन है, जो सबसे बड़ा करप्शन है इस देश में, अलग अलग आप देखें कि मामलों में किस तरह से प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, किस तरह से प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को कार्टलाइजेशन होता है, कुछ गिने चुने उद्योगपति को ऊपर से फ़ोन आता है कि इन्हें प्रोजेक्ट दिया जाना। इन सारे भ्रष्टाचार की जिक्र होना चाहिए, इन सारे भ्रष्टाचार को टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाना चाहिए। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।